नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे BSc पार्ट सेकंड का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ऊष्मागतिकी प्रथम। ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का प्रवाह है। ऊष्मागति की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए ऊष्मीय ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रकार की ऊर्जाओं में संबंध का अध्ययन किया जाता है। अथवा रासायनिक ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी की एक सीमित शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन होता है। ऊष्मागतिकी का संबंध पदार्थों के भौतिक गुणों जैसे ताप, दाब, आयतन, संघटन यानी कंपोजिशन से होता है। ये भौतिक गुण पदार्थ के समग्र रूप के होते हैं, न कि पदार्थ के अणु या परमाणु के। समग्र रूप का मतलब ये होता है कि बड़े रूप के या बड़े गुण जिनको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। पदार्थों के ऐसे गुण जिनको स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है स्थूल गुण या समग्र गुण कहलाते हैं। ऊष्मागतिकी यानी स्थूल मात्राओं वाले गुणों से संबंधित है, सूक्ष्म मात्रा वाले गुणों से इनका संबंध नहीं होता है। ऊष्मागतिकी मुख्य रूप से 4 मूलभूत नियमों पर आधारित है। सबसे पहला शून्य नियम, दूसरा प्रथम नियम, तीसरा द्वितीय नियम और चौथा तृतीय नियम। शून्य नियम हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो नहीं है, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम हमारे फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स में है। शून्य नियम को हल्का सा हम समराइज कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि 2 वस्तुएं, जैसा कि हमको डायग्राम में दिख रही हैं, इस नियम के अनुसार यदि 2 वस्तुएं A तथा B किसी तीसरी वस्तु C के साथ पृथक पृथक ऊष्मीय साम्य में हों तो A तथा B को एक साथ संपर्क में रखने पर वे भी परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगी। यानी A C के साथ में ऊष्मीय साम्यावस्था में है, B C के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो A और B आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगी। ये हमारे पास में ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम को आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ऊष्मागतिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी द्वारा पदार्थ के स्थूल गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी के द्वारा पदार्थों के स्थूल गुणों का अध्ययन किया जाता है। अणु, परमाणु जैसे स्तर के सूक्ष्म गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता। ऊष्मागतिकी द्वारा किसी अभिक्रिया की दर अथवा अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी ऊष्मागतिकी को अणु, परमाणु लेवल पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। अभिक्रिया में कितना समय लगा है उसका पता नहीं लगा सकते, और परिवर्तन कैसे होते हैं इसके बारे में भी कोई सूचना
नहीं मिलती है। ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। ऊष्मागतिकी को आगे पढ़ने के लिए हमको कुछ परिभाषाएं आना जरूरी है, उनका मतलब आना जरूरी है। जैसे हमारे पास में 3 टर्म हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तंत्र, पारिपार्श्विक, परिसीमा। तंत्र यानी सिस्टम, पारिपार्श्विक सराउंडिंग, परिसीमा मतलब बाउंड्री। ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, तंत्र अथवा निकाय कहलाता है। तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा पृथक होता है। तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा पृथक होता है। पारिपार्श्विक, तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र यानी शेष भाग पारिपार्श्विक कहलाता है। तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र पारिपार्श्विक कहलाता है। परिसीमा, बाउंड्री, तंत्र व पारिपार्श्विक को पृथक करने वाली सीमा रेखा परिसीमा कहलाती है। यानी तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच की जो रेखा है वो परिसीमा कहलाती है। ये रियल यानी वास्तविक, काल्पनिक, दृढ़, अदृढ़, ऊष्मा की चालक अथवा ऊष्मा की कुचालक हो सकती है। इस डायग्राम में हमको तंत्र दिख रहा है, पारिपार्श्विक दिख रहा है और बीच की जो लाइन है वो परिसीमा के रूप में जानी जाती है। अब हमारे पास में आता है तंत्रों के प्रकार। तंत्र यानी जिसको अध्ययन के लिए चुना जाता है। जैसा हमारे पास में मान लो हमको एक पेन का अध्ययन करना है तो दुनिया में पेन एक तंत्र के रूप में जाना जाएगा और पेन के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो पारिपार्श्विक के रूप में जाना जाएगा। और पेन और जो भी कुछ है उसके बीच की जो रेखा है परिसीमा के रूप में जानी जाती है। तंत्र प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तंत्र प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, बंद तंत्र, क्लोज सिस्टम, विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम लेते हैं खुला तंत्र। खुला तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का विनिमय करता हो, खुला तंत्र कहलाता है। यानी ऐसे तंत्रों से पारिपार्श्विक के साथ ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है और पदार्थ की मात्रा का भी आदान प्रदान होता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पदार्थ आ जा सकता है, ऊर्जा भी आ जा सकती है। इस प्रकार का तंत्र खुला तंत्र कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है खुले बीकर में गर्म जल। यानी जब किसी बीकर में हम गर्म जल रखते हैं तो कुछ समय पश्चात वो ठंडा हो जाता है और उसका वाटर लेवल भी कुछ कम हो जाता है। ठंडा होने का मतलब तंत्र पारिपार्श्विक के साथ ऊर्जा अथवा ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। यानी इस एग्जाम्पल में ऊष्मा तंत्र से पारिपार्श्विक को दी जाती है, इसलिए तंत्र यानी बीकर में जो गर्म जल है वो ठंडा हो जाता है। और जो पदार्थ की मात्रा है वो भी कम हो जाती है। यानी
जल जो वाष्पीकृत होता है, गर्म पानी है जो बाहर निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप बीकर में पानी का लेवल कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा तंत्र से पारिपार्श्विक में चली गई है। अर्थात खुले तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ की मात्रा दोनों का आदान प्रदान होता है। दूसरा हमारे पास में आता है बंध तंत्र। ऐसा तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करता हो लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं करता हो, बंध तंत्र कहलाता है। यानी तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान नहीं होगा। ढके हुए बंद बीकर में गर्म जल। ढके हुए बंद बीकर में गर्म जल यानी डायग्राम में हमको दिख रहा है ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो रहा है लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। बंद बीकर में गर्म पानी ठंडा हो जाता है, इसका मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, लेकिन जो वाष्पीकृत वाटर है वो ढका होने के कारण वापस से उसी बीकर में गिर जाता है, जिससे वाटर का लेवल कम नहीं होता है, इस प्रकार के तंत्र बंध तंत्र कहलाते हैं। अब हमारे पास में तीसरा है विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो अपने पारिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही पदार्थ की मात्रा का आदान प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के तंत्रों में किसी भी जैसे ऊर्जा है, मात्रा है का आदान प्रदान नहीं होता। इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल लेते हैं। तो थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल ठंडा नहीं होता है और ना ही उसका जो लेवल है वो भी कम नहीं होता। हम आइडियल थर्मस फ्लास्क की बात करते हैं तो अगर उसमें गर्म वाटर लेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा वाटर लेते हैं तो ठंडा रहेगा। पारिपार्श्विक के साथ उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है और उसका जो लेवल है, यानी गर्म वाटर लेते हैं, वाष्पीकृत वाटर वापस से टकराकर उसी में गिर जाता है, जिससे उसका लेवल यानी पदार्थ की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होती है, उसका लेवल पहले के बराबर ही बना रहता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, एक मोटी लेयर है जो कि थर्मस फ्लास्क को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता है। इस प्रकार के तंत्र विलगित तंत्र कहलाते हैं। इस यूनिट में हमारा ये शुरुआती इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट यूनिट में हम तंत्रों के प्रकार हैं और थर्मोडायनेमिक्स में आने वाली विभिन्न टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा तो आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें आपको आसानी रहेगी। तंत्रों के प्रकार, तंत्रों के और भी प्रकार हैं। ये ऊर्जा और पदार्थ की मात्रा पर आधारित हैं। आगे हम जो देखने वाले हैं
वो संगठन की दृष्टि से तंत्रों के प्रकार देखेंगे। संगठन की दृष्टि से तंत्र दो प्रकार के होते हैं, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं